कंटेंट, इससे मुराद वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या फिर एडिजॉर्ब वाटर है जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रेजेंट होता है। हमने उसको फाइंड आउट करना है, उसको क्वांटिफाई करना है। ठीक है। वाटर डिटर्मिनेशन, मैनी फार्मास्यूटिकल्स आर आइदर हाइड्रेट्स और कंटेन वाटर इन एड्सॉर्ब फॉर्म। कुछ फार्मास्यूटिकल्स हाइड्रेट्स की फॉर्म में होते हैं या फिर वाटर जो होता है उनके एड्सॉर्ब फॉर्म में होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन द वाटर कंटेंट इन कंप्लायंस विद फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स। तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर वाटर कंटेंट कितना है और वो फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, टाइट्रोमेट्रिक मेथड, एजियोट्रॉपिक मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड। टाइट्रोमेट्रिक मेथड में हम कार्ल फिशर मेथड को भी हम कार्ल फिशर मेथड भी कहते हैं क्योंकि हमने इसमें जो रिएजेंट यूज़ करना होता है ना उसका नाम होता है कार्ल फिशर रिएजेंट, और बेसिकली ये टाइट्रेशन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। सेकंड जो हमारे पास है एजियोट्रॉपिक, उसमें हम टोलिन डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब इसका प्रिंसिपल वही डिस्टिलेशन वाला है लेकिन थोड़ी सी इसमें वेरिएशन है बाय द यूज़ ऑफ एजियोट्रॉप। और थर्ड हमारे पास ग्रेविमेट्रिक मेथड है। The term loss on drying is used in those cases where the loss sustained on heating may not be entirely water, but other volatile matter is also present. अगर हम loss on drying की बात करें तो हम उस तरह भी तो water of जो hydrates हैं वो find out कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों टाइट्रोमेट्रिक और एज़ोट्रॉपिक वगैरह मेथड यूज़ करें, क्योंकि जब हम लॉस ऑन ड्राइंग करते हैं तो उसमें लॉस जब होता है तो सिर्फ वाटर का लॉस नहीं होता, अदर वॉलेटाइल सब्सटेंस का भी लॉस होता है। तो उससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें वाटर कंटेंट कितना था या फिर जो इवेपोरेशन हुई है, जो वाटर लॉस वेट लॉस हुआ है वो उसमें वॉलेटाइल मैटर भी था और उसमें वाटर भी था, तो उसमें जो हमारे रिजल्ट्स हैं ना वो इंटरफेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम टाइट्रोमेट्रिक मेथड से। टाइट्रोमेट्रिक मेथड के फर्दर 2 मेथड्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक और कॉलोमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में भी फर्दर डायरेक्ट टाइट्रेशन है और रेजिडुअल टाइट्रेशन है। प्रिंसिपल ये है टाइट्रोमेट्रिक मेथड का, मतलब चाहे वॉल्यूमेट्रिक है या कॉलोमेट्रिक, दोनों का प्रिंसिपल ये है कि टाइट्रोमेट्रिक titration. The fundamental principle behind the Karl Fischer titration is based on the reaction between iodine and sulfur dioxide in an aqueous medium shown below. जो बेसिक प्रिंसिपल ये है इसका टाइट्रोमेट्रिक मेथड का कि टाइट्रेशन होती है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड और हमारे पास जो एक्वस मीडियम है उसके अंदर इसका रिएक्शन होता है। जब आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड का एक्वस मीडियम में रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है, ये वाला रिएक्शन जो है ना मैट्रिक में भी होगा, उसके अंदर डायरेक्ट में भी होगा, रेजिडुअल में भी होगा, कॉलोमेट्रिक मेथड में भी होगा। अब हमारे पास कार्ल फिशर रिएजेंट है क्या? कार्ल फिशर रिएजेंट हमारे पास है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन होते हैं जो कि डिजॉल्व होती हैं पायोडीन एंड मेथनॉल सॉल्वेंट में। तो बेसिकली जो सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन इस रिएक्शन में आ रही है ना, ये दोनों आ रही है हमारे पास कार्ल फिशर रिएजेंट से, ठीक है। और ये वाटर हमारे पास आ रहा है, हमारा जो सैंपल है ना जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट था ये वहां से आ रहा है, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड में से। वॉल्यूमेट्रिक मेथड में हमारे पास 2 तरह के थे, डायरेक्ट और रेजिडुअल टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अब हमने कार्ल फिशर रिएजेंट किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके प्रिपरेशन प्रोसेस क्या है कि हमने ऐड करना है 125 ग्राम ऑफ आयोडीन टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग 670 ml ऑफ मेथनॉल एंड 170 ml ऑफ पायरिडीन एंड कूल। हम 125 ग्राम ऑफ आयोडीन लेना है, उसको जो है ना ऐसे सोल्यूशन में डालना है जिसके अंदर 670 ml मेथनॉल हो और 170 ml पायरिडीन हो, ठीक है। इस कंटेनर को हमने साइड पे रख देना है, उसको कूल करना है। एक और कंटेनर हमने लेना है जिसमें हमने क्या करना है 100 ml ऑफ पायरिडीन को प्लेस करना है इन 25 ml ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड कीपिंग द पायरिडीन कोल्ड इन एन आइस बाथ। अब हमने क्या करना है ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेना है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेने का मकसद ये है कि हम जितना भी वॉल्यूम लेंगे वो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होगा। अब हमने 100 ml उसके अंदर पायरिडीन डाल दिया एक 250 ml वाले ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। उसको जो है ना पायरिडीन को कोल्ड प्लेस पे हमने रखना आइस बाथ के अंदर। उसके बाद उसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना उसको पास कराना है अंटिल द वॉल्यूम रीचेस 200 ml। आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही? नो मैम। आ रही है मैडम।
जिसको आवाज़ नहीं आ रही आप जो है ना लेफ्ट करके दोबारा से रीज्वाइन करें, शायद इशू रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैं ये बात कह रही थी कि हमने एक सोल्यूशन बना लिया जिसके अंदर आयोडीन है, ठीक है, उसको डिसॉल्व करवा लिया हमने सोल्यूशन के मेथनॉल और पायरीडीन में। दूसरी तरफ हमने एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेना है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर में जो है ना हमने 100 ml पायरीडीन डालना है और उसके बाद उसको कोल्ड प्लेस पे रख देना है हैविंग आइस पाथ। उसके बाद जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से पास करवानी है, ठीक है। जो आपका 100 ml पायरीडीन था उसके ऊपर से हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाना है। इतना करना है कि अनटिल द वॉल्यूम जो है ना आपका जो 100 ml था पहले अब 200 ml हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि स्लोली ऐड दिस सॉल्यूशन। अब ये जो हमारा पायरीडीन और सल्फर डाइऑक्साइड वाला सॉल्यूशन था ना, इसको हमने आयोडीन वाले सॉल्यूशन में जो है ना स्लोली ऐड अप करना है विद शेकिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा, ये हमारा कार्ल फिशर रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। कार्ल फिशर रिएजेंट में हमने दो सोल्यूशन बनाए थे, एक आयोडीन का अलग से बनाया था, दूसरा हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पायरीडीन में ऐड करवाया था। फिर आखिर में हमने दोनों को जो है ना ऐड अप करना है। तो इस तरह हमारे पास कार्ल फिशर रिएजेंट आ जाएगा। अब हम कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं इस कार्ल फिशर टाइट्रेशन में? हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है उसमें मे बी यूज दैट प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट एक्सक्लूजन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट। ऐसा टाइट्रेशन ऑपरेटर्स होना चाहिए जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है ना उसको एक्सक्लूड करे, क्योंकि अगर हमारे सैंपल में हमने फाइंड आउट ही ये करना है कि कितना वाटर प्रेजेंट है, तो अगर ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर आ रहा है जो कि हमारे ऑपरेटर्स के अंदर प्लेस है, तो उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स जो है ना उसमें वेरिएशन आ सकती है। तो हमने ऐसा ऑपरेटर यूज़ करना है जो एक्सक्लूजन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर करे और एंड पॉइंट को डिटरमिन करे, ठीक है। एंड पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम टाइट्रेशन का जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें मोस्टली जो है ना इंडिकेटर यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने जो है ना एंड पॉइंट या तो जो है ना मैकेनिकली फाइंड आउट करना, मतलब या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे, या फिर कलर चेंज आएगा तो उसकी बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। Commercially available operators generally comprises a closed system consisting of one or two automatic burettes and a tightly covered titration vessel fitted with the necessary electrodes and magnetic stirrer. हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं कमर्शियली अवेलेबल ऑपरेटर्स, उसके अंदर हमारे पास एक टाइट्रेशन वेसल होती है, ठीक है। उसके अंदर अराउंड उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्यूरेट होता है हमारे पास, पंप नॉब होते हैं। बाकी चीज़ें ये हैं कि सॉल्वेंट जहाँ पर हमने ऐड करना है, सॉल्वेंट बॉटल में ऐड करना है, जो उसमें से वेस्ट रिमूव होगा वो वेस्ट बॉटल में आ जाएगा। मैग्नेटिक स्टिरर होते हैं ताकि जो हमारा टाइट्रेशन का प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस रहे, ठीक है। द एयर इन द सिस्टम इज केप्ट ड्राई विद अ सूटेबल डेसिकेंट। हमने इस सिस्टम को जो हमारा ऑपरेटर्स है उसको जो है ना अपनी एयर को भी ड्राई रखना है ताकि मॉइस्ट एयर ना हो, उसकी वजह से भी रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। एंड द टाइट्रेशन वेसल में बी पर्स्ड बाय मींस ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ ड्राई नाइट्रोजन और करंट ऑफ ड्राई एयर। उसके अलावा जो है ना हमने अपने सिस्टम में टाइट्रेशन वेसल जो है ना जिसमें हमने अपना सैंपल डालना होता है उसको जो है ना उसमें से पास करवानी होती है ड्राई नाइट्रोजन या फिर ड्राई एयर, ताकि उसमें कोई भी जो है ना पार्टिकल, कोई मॉइस्चर वगैरह जो भी प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए। टेस्ट प्रिपरेशन, अब हमने अपना सैंपल कितना लेना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ use an accurately weighed or measured amount of specimen under test estimated to contain 10 to 250 mg of water। अगर तो हमारे पास किसी भी खास सैंपल के लिए इंडिविजुअल मोनोग्राफ में मेंशन है कि इतना ही सैंपल लेना है तो आप उतना लोगे, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आपने इतना सैंपल लेना है कि हम एस्टिमेट करते हैं कि उसके अंदर 10 से लेकर 250 mg तक वाटर होगा, ठीक है। ये हमारा एस्टिमेट है और यहाँ पे हम वाटर की जो है ना अमाउंट mg में बता रहे हैं क्योंकि हम मैथ्स की फॉर्म में उसको बता रहे हैं, उसको ml में नहीं काउंट कर रहे। तो ऐसा इतना सैंपल लेना है कि उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 250 mg वाटर हो, उतना आपने सैंपल लेना है। ट्रांसफर 35 to 40 ml of methanol और अदर suitable solvent to the titration vessel। अब हमने टाइट्रेशन वेसल के अंदर सबसे पहले 35 to 40 ml मेथनॉल डालना है। अब डायरेक्ट हम सैंपल इसलिए नहीं डाल रहे, पहले हम जो है ना अपने वेसल में कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल के उसको टाइट्रेट करवाएंगे ताकि अगर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट है वेसल में तो वो रिमूव हो जाए।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने 35 to 40 ml मेथनॉल डाला है, या फिर इसके अलावा कोई भी सूटेबल सॉल्वेंट है वो डाल दिया, उसको टाइट्रेट करवाएंगे विद द रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट जो है ना हमारा, उसके साथ उसको हम टाइट्रेट करवा देंगे, जो कार्ल फिशर रिएजेंट जो हमने पीछे प्रिपेयर किया था। और इसका एंड पॉइंट या तो इलेक्ट्रोमेट्रिक होगा या फिर विजुअल एंड पॉइंट है। इलेक्ट्रोमेट्रिक का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिस पे जो हमारे पास एंड पॉइंट आएगा उसकी बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं, या फिर एंड पॉइंट, विजुअल एंड पॉइंट का मतलब कलर चेंज उसमें आ जाएगा। टू कंज्यूम एनी मॉइस्चर दैट मे बी प्रेजेंट, और ये हम इसलिए करें ताकि अगर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट है वेसल के अंदर तो हम उसको जो है ना फाइंड आउट कर सकें, उसको रिमूव कर सकें, ताकि हमारे अपने रिजल्ट्स में वो चेंजेस ना करें। At the test preparation, mix and again titrate with the reagent to electrometric और visual endpoint। अब आपने टेस्ट प्रिपरेशन जो आपका सैंपल है वो इसमें डालना है और उसको टाइट्रेट करवाना है कार्ल फिशर रिएजेंट के साथ, और विजुअल एंड पॉइंट या फिर इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड पॉइंट तक उसको देखना है। अलग इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड पॉइंट में तो पोटेंशियल डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा। विजुअल एंड पॉइंट ये होगा कि जो पेल येलो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा एम्बर कलर में। ठीक है, इस सिस्टम का जो हमारा टेस्ट सैंपल था जिसके अंदर हमने कार्ल फिशर रिएजेंट ऐड करवा के उसको टाइट्रेट करवाया था, उसका पेल येलो कलर होता है। जो हम टाइट्रेट करवा लेंगे, हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो एंड प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास एम्बर कलर प्रोड्यूस होगा। रेजिडुअल टाइट्रेशन मेथड में जो है ना इसका प्रिंसिपल ये है, transfer 35 to 40 ml of methanol or other suitable solvent to the titration vessel and titrate with the reagent to the electrometric or visual endpoint। फर्स्ट स्टेप वही है जो हमने पीछे पढ़ा था। इसमें सबसे पहले हम मेथनॉल को टाइट्रेट करवाएंगे विद द रिएजेंट ताकि जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है वो यूटिलाइज हो जाए, कंज्यूम हो जाए। उसके बाद हमने जो है ना टेस्ट प्रिपरेशन अपना जो सैंपल है उसको ऐड करना है, मिक्स करना है, एड एंड एक्यूरेटली मेजर्ड एक्सेस ऑफ द रिएजेंट। अब यहाँ पे जो है ना हमने रिएजेंट को जो है ना ड्रॉप वाइज या फिर इस तरह जो है ना स्लोली एड अप नहीं करवाना कि उसका जब एंड पॉइंट आए तो हम उसको फाइंड आउट करें। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सेस रिएजेंट डाल देना है हमने, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो हमारे पास मेजर्ड अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अपनी तरफ से 50 ml डाल देते हैं, लेकिन 50 ml एक्सेस तो हो लेकिन मेजर्ड हो, हमें पता हो कि हमने डाला कितना है। अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर द रिएक्शन टू रीच कंप्लीशन। अब जो हमारे पास सैंपल है उसका मॉइस्चर और जो हमारे पास रिएजेंट है, रिएजेंट का सल्फर डाइऑक्साइड और जो हमारे पास आयोडीन है वो रिएक्ट करेगा सैंपल के वाटर के साथ। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, हमने उसको इतनी देर तक रखना है कि उसका जो है ना रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे एंड टाइट्रेट द अनकंज्यूम रिएजेंट। अब हमने रिएजेंट तो बहुत एक्सेस अमाउंट में डाला था, तो कुछ ऐसा रिएजेंट भी होगा जो कि कंज्यूम नहीं हुआ। अनकंज्यूम रिएजेंट को जो है ना विद स्टैंडर्डाइज वाटर सोल्यूशन के साथ हमने टाइट्रेट। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने जो है ना मेथनॉल को टाइट्रेट करवाया था इसके साथ, हमारे रिएजेंट के साथ। उसके बाद हमने क्या किया, अपना सैंपल डाला और एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट डाल दिया। एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट डाला और कुछ देर के लिए हमने छोड़ दिया कि जो है ना हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो हमने जब एक्सेस डाला था रिएजेंट, तो जाहिर है कुछ हमारे पास रिएजेंट ऐसा होगा जो अनकंज्यूम्ड होगा। अब उस अनकंज्यूम्ड रिएजेंट को फर्दर हम दोबारा से वाटर सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करवाएंगे। तो अब जो चीज़ें पीछे थी वो रिवर्स हो गई हैं। पहले हमने पिछले मेथड में हमने ये पढ़ा था कि हम जो है ना रिएजेंट को मतलब अपने सैंपल को टाइट्रेट करवाए थे अगेंस्ट रिएजेंट। अब यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट जो है ना वो नीचे आ गया और वेसल में, और उसको हम टाइट्रेट करा रहे हैं अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज वाटर। तो हमारे पास जो विजुअल एंड पॉइंट है ना वो भी ऑपोजिट हो जाएगा। पीछे हमने पढ़ा था पेल येलो से एम्बर कलर हो जाएगा, और यहाँ पे ये होगा कि एम्बर कलर चेंज इनटू पेल येलो कलर। तो ये हमारे पास हो जाएगा विजुअल एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसका नाम से भी जाहिर हो रहा है कि हमने पीछे जो है ना पढ़ा था, ये वाला मेथड है हमारे पास रेजिडुअल टाइट्रेशन मेथड, और पीछे वाला हमारा जो मेथड था वो डायरेक्ट टाइट्रेशन था। डायरेक्ट टाइट्रेशन में हमने जो है ना अपने रिएजेंट से अपने सैंपल को डायरेक्टली टाइट्रेट करवा रहा होता था। यहाँ पे जो रेजिड्यू बच जाता है ना रिएजेंट का, उसको हम टाइट्रेट करवाते हैं स्टैंडर्डाइज वाटर सोल्यूशन के साथ। तो इस वजह से इसको रेजिडुअल टाइट्रेशन मेथड कहते हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास कोलोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसका प्रिंसिपल ये है कि
कार्ल फिशर रिएक्शन इज यूज्ड इन द कॉलोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर। इधर भी हम कार्ल फिशर रिएक्शन ही यूज करते हैं। आयोडीन हाउएवर इज नॉट एडेड इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम रिएजेंट बना रहे थे तो हमने आयोडीन को डायरेक्टली ऐड करवा दिया था पायरेटिन और मेथनॉल के सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आयोडीन को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके आयोडाइड यूज करेंगे और आयोडाइड का रिएक्शन करवा के उधर से आयोडीन को ऑब्टेन करेंगे। Iodine, however, is not added in the form of volumetric solution, but it is produced in an iodide containing solution by an anodic oxidation. इसमें क्या होगा कि हमने अपने सैंपल को जो है ना, ऐसा सैंपल लेना है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड या इस तरह का कोई भी आयोडाइड लेना है। पर उसको जब हम अपने सैंपल के अंदर डालेंगे तो उसमें हम दो कंपार्टमेंट लेंगे। हमारे पास एक एनोडिक कंपार्टमेंट होगा और एक होगा कैथोड। अब एनोड में होती है ऑक्सीडेशन, तो पोटाशियम आयोडाइड अगर हमने लिया तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो पोटाशियम आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा पोटाशियम आयन में और जो है ना उसमें आयोडीन आयन में। ठीक है, आयोडाइड आयन और पोटाशियम आयन। जब आयोडाइड आयन है, डिफरेंट आयोडाइड आयंस जो है ना मिल के आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आयोडीन आ जाएगा। उसके बाद वही रिएक्शन होगा, आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। The reaction cell usually consists of a large anode compartment and a small cathode compartment that are separated by a diaphragm. हमारे पास जो रिएक्शन सेल है उसके अंदर जो है ना एनोड कंपार्टमेंट भी होगा, कैथोड भी होगा। एनोड हमारे पास लार्ज होता है जहाँ पे यही ऑक्सीडेशन होती है और दोनों सेपरेट होते हैं डायफ्राम के। इसके अलावा हम ऐसे रिएक्शन सेल्स भी यूज कर सकते हैं जिसमें डायफ्राम प्रेजेंट ना हो। Each compartment has a platinum electrode that conducts current through the cell. हमारे पास जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं दोनों कंपार्टमेंट्स में वो प्लेटिनम के बने होते हैं, that conducts current through the cell. Iodine which is produced at the anode electrode. अब आयोडीन हमारे पास जो है ना एनोड इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एनोड पे जो होता है ऑक्सीडेशन होती है। Immediately reacts with water present in the compartment. अब जो आयोडीन हमारे पास प्रोड्यूस होगा ना एनोड पे, वो फिर रिएक्ट कर जाएगा अपने सैंपल के जो कंपार्टमेंट में जो वाटर प्रेजेंट होगा ना उसके साथ। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सपोज हमने पोटाशियम आयोडीन लिया है, तो पोटाशियम आयोडीन की जब ब्रेकडाउन होगी उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, तो पोटाशियम पॉजिटिव आयन बनेगा, आयोडीन नेगेटिव आयन। यही वाला जो आयोडीन नेगेटिव आयंस हैं, ये दो आयोडीन आयंस मिलकर आयोडीन मॉलिक्यूल बनाएंगे विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास जो है ना आयोडीन प्रोडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन के थ्रू एट एनोड। ठीक है, अब ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल बन गया ना, ये जो है ना हमारे पास दोबारा से वही वाला रिएक्शन होगा जो हमने पहले पढ़ा था, कार्ल फिशर रिएक्शन, जिसमें आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। आयोडीन रिएक्ट्स विद वाटर, नो फ्री आयोडीन इन द सोल्यूशन। अब जब आयोडीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्यूशन के अंदर कोई भी फ्री आयोडीन प्रेजेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल जो है ना हाई हो जाएगा। So during reaction high potential will be there. अब हमने यहाँ पे जो एंड पॉइंट फाइंड आउट करना है ना इस कोलोमेट्रिक मेथड में, वो हमारे पास विजुअल एंड पॉइंट नहीं है, वो है इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड पॉइंट कि ड्यूरिंग जो है ना रिएक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है और ऑल द वाटर रिएक्ट्स विद द आयोडीन, hence free iodine in the solution, potential drop. अब जब सारा के सारा वाटर जो है रिएक्ट कर जाएगा आयोडीन के साथ, तो फ्री आयोडीन्स जो हो गए ना वो प्रेजेंट नहीं होंगी, मतलब प्रेजेंट हो जाएंगे। मतलब पहले हमारे पास प्रेजेंट नहीं थी तो पोटेंशियल हाई था, अब जब नो फ्री आयोडीन था ना सोल्यूशन में, सो हाई पोटेंशियल, ऑल द वाटर रिएक्ट्स विद द आयोडीन। अब वाटर ने तो सारा रिएक्ट कर दिया है, तो पीछे हमारे पास आयोडीन बच जाएगा, फ्री आयोडीन, जिसकी वजह से जो है ना हमारा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो ये जो पोटेंशियल चेंज आएगा ना फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसकी वजह से जो है ना हम एंड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन ये है कि हमने डिसॉल्व एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एक्यूरेटली वेट स्पेसिमेन इन एनहाइड्रस मेथनॉल और अदर सूटेबल सॉल्वेंट। हमने जो है ना अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एज मेंशन इन द मोनोग्राफ फाइंड मतलब वे करनी है, उसको एनहाइड्रस मेथनॉल में डिसॉल्व करवा देना है या फिर कोई भी अदर सूटेबल सॉल्वेंट। प्रोसीजर ये है कि यूजिंग अ ड्राई syringe इंजेक्ट द टेस्ट प्रिपरेशन accurately measured and estimated to contain 0.5 to 5 mg of water
mix and perform the colorimetry titration to the electrometric endpoint. अब प्रोसीजर ये है कि हमने ड्राई सिरिंज के थ्रू अपने टेस्ट प्रिपरेशन को इंजेक्ट करना है। इतना हमारे पास टेस्ट प्रिपरेशन होना चाहिए। एस्टिमेटेड ये है कि उसके अंदर 0.5 से 5 mg वाटर होना चाहिए। पीछे हमने जब बात की थी तो तब हम 250 mg वाटर तक चले गए थे। यहाँ पे हम 5 mg वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कॉलोमेट्री टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है उसके अंदर, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड पॉइंट ऑब्टेन हो जाए। Read the water content of the test preparation directly from the instrument's display. इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी हमारे पास वाटर कंटेंट आ जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट में कोलोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर जो है ना, हम डायरेक्टली इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के डिस्प्ले पे आ जाता है कि हमारे सैंपल के अंदर कितना वाटर था, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज दैट इज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। उसके बाद हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना हमारे पास जो है ना वाटर कंटेंट था डिवाइड बाय टोटल उसका मास कितना था सब हमारे सैंपल का, तो परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि कितने परसेंट इसमें वाटर प्रेजेंट था। Also determine the quantity of electricity required for the production of iodine during the titration. इसके अलावा हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी ताकि जो है ना हम आयोडीन को प्रोड्यूस कर सकें ड्यूरिंग टाइट्रेशन, क्योंकि हमने डायरेक्ट आयोडीन तो डाली नहीं थी, तो जाहिर है इलेक्ट्रोड को जब हमने स्टार्ट करवाया होगा अपने कंपार्टमेंट को तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोलोमेट्रिक मेथड के हमारे पास फ़ायदे क्या हैं? इसका एक तो ये फ़ायदा है कि ये हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन देता है, इसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूमेट्रिक। क्योंकि एक और दूसरा ये कि स्मॉल सैम्पल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, सैम्पल क्वांटिटी हमारे पास स्मॉल रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते थे हमने इतना सैंपल लेना है कि उसमें अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 5 mg वाटर होना चाहिए, जबकि वॉल्यूमेट्रिक में हमने अप टू 250 mg देखा था। ईजी सैम्पल प्रिपरेशन है, शॉर्ट एनालिसिस ड्यूरेशन है, इजीली आपके रिजल्ट जो है ना क्विकली आ जाते हैं। 0.1 माइक्रोग्राम ऑफ वाटर को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इतना ही सेंसिटिव मेथड है कि आप 0.1 माइक्रोग्राम ऑफ वाटर अगर सैंपल में प्रेजेंट है ना, ये वो भी बता देगा। नियरली अनलिमिटेड मेजरिंग रेंज है इसकी, 1 to 100%, जितनी भी आप मेजर करना चाहें इसकी। सूटेबिलिटी फॉर एनालाइजिंग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों तरह के मीडियम्स को जो है ना एनालाइज कर सकता है। सिलेक्टिविटी फॉर वाटर, वाटर के अलावा किसी और सब्सटेंस के जो है ना ये क्वांटिटी नहीं देता, सिलेक्टिव होता है बहुत वाटर के लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर वॉलेटाइल्स, दूसरे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस में प्रेजेंट नहीं होते इसके रिजल्ट्स में, ये क्लियरली वाटर का रिजल्ट देता है। सूटेबिलिटी फॉर ऑटोमेशन, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। हमने रिएजेंट जो जैसे हमने पिछले मेथड में खुद प्रिपेयर किया था, यहाँ पे हमने जो है ना रिएजेंट किस तरह से हमने आयोडीन को प्रोड्यूस किया था एट एनोडिक कंपार्टमेंट, तो हर चीज़ जो है ना यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रही है, सिर्फ आपने अपने सैंपल और अपनी जो है ना केमिकल उसमें प्लेस कर देने हैं। अच्छा, दूसरा मेथड हमारे पास है एजियोट्रॉपिक, जिसको हम टॉलिन डिस्टिलेशन भी कहते हैं। अब एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजियोट्रॉप होता क्या है। ठीक है, एजियोट्रॉप बेसिकली हमारे पास मिक्सचर होता है टू लिक्विड्स का। ठीक है, ऐसा मिक्सचर होता है जिस विच हैज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड कंपोजिशन थ्रू आउट द डिस्टिलेशन। जब हम उसको डिस्टिलेट करते हैं तो उसकी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होती है मिक्सचर का। और दूसरा ये कि जो इसकी कंसंट्रेशन होती है ना वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, वो सेम होती है। मतलब अगर हम मिक्सचर की बात करें तो ज़ाहिर है उसमें दो लिक्विड्स हैं, उस दोनों लिक्विड्स का वैसे तो दोनों का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो उनका कंबाइंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जैसे वाटर और एथेनॉल में हमारे पास 100 वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और एथेनॉल का 78.4, इन दोनों के मिक्सचर का 78.2 डिग्री सेल्सियस है। तो जो इनका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो वेपर फेज और लिक्विड फेज में सेम रहता है, इनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है। ठीक है, अगर सपोज हम कोई भी मिक्सचर ले लें एथेनॉल और वाटर का, 70% हमारे पास एथेनॉल है और 30% वाटर है। ठीक है, अब ये जो 70-30% जो परसेंटेज है ना, वो चाहे लिक्विड फेज में हो चाहे गैस फेज में हो, दोनों की जो परसेंटेज है जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी दोनों फेजेस में। ठीक है, हर ड्रॉप ऑफ वाटर, ये जो मिक्सचर होगा ना, उसमें 70% एथेनॉल होगा और 70% वाटर होगा।
ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम 70% एथेनॉल सोल्यूशन बना ले, 60% बना ले, तो हर दफा जो है ना हमारे पास एजियोट्रॉप ही ऑब्टेन्ड हो। एक खास किस्म की परसेंटेज होती है जिसके बनाने से, जिसके मिक्सचर से ही हमारे पास एजियोट्रॉप ऑब्टेन्ड होता है, वैसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एथेनॉल वाटर की बात करें, तो अगर हमारे पास 95.63% एथेनॉल है और 4.37% वाटर है, तो तब जाके ये जो है ना एक एजियोट्रॉप बनाता है। ठीक है, एथेनॉल वाटर मिक्सचर में अगर हमारे पास 95.63% एथेनॉल है और रिमेनिंग 4.37% वाटर है, तो ये एक एजियोट्रॉप बनाता है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर हम 20.2% HCl लें और रिमेनिंग हमारे पास वाटर हो, तो फिर ये एक एजियोट्रॉप बनाता है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के एजियोट्रॉप हैं, पॉजिटिव एजियोट्रॉप है और नेगेटिव एजियोट्रॉप है। अगर हमारे पास मिक्सचर के अंदर जो लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाए हमारे पास फाइनल मिक्सचर का, तो ये हमारे पास नेगेटिव एजियोट्रॉप होता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर और एथेनॉल में वाटर का 100 है, एथेनॉल का 78.4 डिग्री सेल्सियस है, और इन दोनों के मिक्सचर का 78.2 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एजियोट्रॉप है। ठीक है, वाटर एथेनॉल का जो है ना ये हमारे पास पॉजिटिव एजियोट्रॉप है। इसी तरह अगर जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है और HCl का -84 डिग्री सेल्सियस है, और इन दोनों के मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये एक नेगेटिव एजियोट्रॉप बनाते हैं क्योंकि इनके मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह वाटर टोलिन की अगर हम बात करें, तो वाटर का 100 है और टोलिन का 110.8 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, और इन दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 84.1 हो जाता है, तो ये एक पॉजिटिव एजियोट्रॉप है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ जो है ना इसका मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होता है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट जो इनका होता है ना ये कॉन्स्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं करता, और इनकी जो कंसनट्रेशन होती है ना, वेपर फेस हो या फिर लिक्विड फेस हो, इनकी कंसनट्रेशन सेम रहती है। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन हम करेंगे कैसे। टोलिन मॉइस्चर ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें जो है ना हमने टोलिन को यूज़ करना है एज एजियोट्रॉप, और हमने अपने सैंपल में से जो है ना वाटर को फाइंड आउट करना होता है कि कितना उसके अंदर प्रेजेंट है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स यहाँ पे मौजूद है, लास्ट फ्लास्क ए कनेक्टेड बाय मींस ऑफ ट्रैप बी। हमारे पास एक ग्लास फ्लास्क होती है, ठीक है, ए जो है ना हमारे पास ग्लास फ्लास्क है, जो कि कनेक्टिंग ट्यूब जो डी है, डी इसके थ्रू अटैच है ट्रैप बी के साथ। ठीक है, ट्रैप बी के साथ अटैच है, और ट्रैप बी फर्दर जो है ना हमारे पास कनेक्ट इसके साथ अटैच है, जो हमारे पास रिफ्लेक्स कंडेंसर है। ठीक है, कंडेंसर के साथ अटैच है, और इसके एंड पे हमारे पास ई जो है ना रिसीविंग ट्यूब है, जहाँ पे हम अपने सैंपल को कलेक्ट करेंगे। सैंपल को भी यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और हम अपने एजियोट्रॉप जो हमारे पास टोलिन है उसको भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ऑपरेटर्स को। हमारे पास ग्लास फ्लास्क होती है जो कि कनेक्टिंग ट्यूब और जो है ना ट्रैप के थ्रू जो है ना हमारे पास अटैच होती है कंडेंसर के साथ, और कंडेंसर के एंड पे हमारे पास रिसीविंग ट्यूब होती है। कंडेंसर का फंक्शन यही है कि जो वेपर्स इवेपोरेट होंगे वो उनको लिक्विफाई करके नीचे भेजेगा। ठीक है, रिफ्लेक्स बैक करेगा। यहाँ पे जो है ना हम अपने ग्लास फ्लास्क में अपना सैंपल ऐड करेंगे, वेट लिक्विड बॉयल से यहाँ पे अपना सैंपल डालेंगे, उसको हीट अप करेंगे। जब उसको हीट करेंगे तो हमारा सैंपल जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एजियोट्रॉप जो है ना अपर डायरेक्शन में जाएगा। जब अपर डायरेक्शन में जाएगा थ्रू कनेक्टिंग ट्यूब एंड ट्रैप, तो वो कंडेंसर की तरफ जाएगा। जब कंडेंसर में जाएगा, एजियोट्रॉप कंडेंस हेयर एंड फॉल्स डाउन। उसके बाद जब कंडेंस होगा तो वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे इनकी ब्रेक डाउन होता है। अब क्या होता है कि जो हमारे सैंपल में वाटर है वो यहाँ पे आ जाए, कलेक्ट हो जाएगा, और जो ड्राइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दोबारा से इस फ्लास्क में आ जाएगा। अब इसी प्रोसीजर को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, डिस्टिलेशन रेट क्या होता है, कितने मिनट तक हमने लेना होता है, सैंपल कितना लेने हैं, और सारी चीज़ें। प्लेस इन द ड्राई फ्लास्क क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस वेट एक्यूरेटली विच इज़ एक्सपेक्टेड टू यील्ड 2 to 4 ml ऑफ वाटर। हमने इतना सैंपल डालना है कि जिसमें हम एक्सपेक्ट करें कि 2 to 4 ml वाटर प्रेजेंट होगा। प्लेस अबाउट 200 ml ऑफ टोलिन इन द फ्लास्क। हमने अब फ्लास्क के अंदर 200 ml टोलिन डाल देनी है। Connect the operators and fill the
fill the receiving tube E with toluene poured through the top of the condenser. अब जो है ना हमने ऑपरेटर्स को कनेक्ट करना है और अपने सारे जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करवाना है. हीट द फ्लास्क जेंटली फॉर 15 मिनट and when the toluene begins to boil, distill at the rate of about 2 drops per second. अब हमने अपने फ्लास्क को हीट अप करना है. 15 मिनट तक आपने उसको हीट अप करना है और जो रेट होना चाहिए जब टोलिन बिगिंस टू बॉयल, जब टोलिन बॉयल होना शुरू हो जाए ना, तो फिर हमने डिस्टिलेशन रेट इतना रखना है कि पर सेकंड 2 ड्रॉप्स डिस्टिलेट हो. ठीक है, 2 ड्रॉप्स पर सेकंड पे जो है ना अपना रेट मेंटेन करना है until most of the water has passed over. मोस्ट ऑफ द वाटर जो पास कर जाएंगे जो है ना वेपराइज फॉर्म में, तो फिर हमने जो है ना डिस्टिलेशन रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है अबाउट 4 ड्रॉप्स पर सेकंड. Then remove the heat and allow the receiving tube to cool to room temperature. If any droplets of water adhere to the wall of receiving tube, scrub them down with a brush containing of a rubber band. When the water and toluene have separated completely, read the volume of water and calculate the percentage that was present. अब जब हमारा जो है ना सैंपल जो है ना completely वेपोरेट हो जाएगा, डिस्टिलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हमने जो है ना हीट को रिमूव करना है और रिसीविंग ट्यूब में जो है ना अपने सैंपल को कलेक्ट करना है. अपने रिसीविंग ट्यूब को हम जो है ना अलाउ टू कूल करेंगे और उसको जो है ना उसके सराउंडिंग में अगर कोई भी वाटर वेपर प्रेजेंट है जो है ना, तो उसको आपने ब्रश के थ्रू जो है ना स्क्रब करना है. ठीक है, कोई भी अगर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है. और फिर उसके बाद जो है ना हमने फाइंड आउट करना है कि कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना रिसीविंग ट्यूब में हमें ऑब्टेन्ड हुआ है. उस वाटर से जो हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि हमारे सब्सटेंस में कितना वाटर प्रेजेंट था. ये जो रिसीविंग ट्यूब है ना, यहाँ पे हम वाटर जो है ना आएगा ऊपर से, जब वो कंडेंस होके तो इधर आएगा, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें ऑब्टेन्ड हुआ है. अच्छा, लास्ट हमारे पास जो मेथड है वो है ग्रेविमेट्री. ग्रेविमेट्री में फर्दर हम 2 तरह के मेथड्स पढ़ते हैं, लॉस ऑन ड्राइंग और मॉइस्चर कंटेंट. इसमें डायरेक्टली जो है ना अपने सैंपल को जो है ना किसी कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में डाल के ओवन के अंदर हमने हीट करने के लिए छोड़ देते हैं. पहले प्री वेट करते हैं, इनिशियल वेट क्या है उसको ड्राई करने के बाद उसके बाद जो फाइनल वेट है वो फाइंड आउट करते हैं और उसमें देखते हैं कि लॉस ऑन ड्राइंग कितनी हुई है. मिक्स एंड एक्यूरेटली वे as mentioned in the monograph or 1 or 2 gram the substance to be tested. हमें जो है ना याद दो, अगर मेंशन है मोनोग्राफ में तो हमने उतना ही सैंपल लेना है. अगर मोनोग्राफ में मेंशन नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 ग्राम अपना सैंपल लेंगे. टेयर अ ग्लास टॉपर, मोस्टली ये पाउडर्स के लिए ग्रेविमेट्री मेथड हम यूज करते हैं, तो हम पाउडर का 1 or 2 ग्राम इजिली ले सकते हैं. उसके बाद क्या करना है कि हमने जो है ना एक बॉटल लेनी है जिसका ग्लास टॉपर्ड होना चाहिए, उसको ड्राई करना है फॉर 30 मिनट्स. पुट द टेस्ट स्पेसिमेन इन द बॉटल, अपने सैंपल को जो है ना बॉटल के अंदर हम डालेंगे. रिप्लेस द कवर एंड एक्यूरेट वेट द बॉटल एंड द कंटेंट. अब हमने उसके ऊपर बॉटल को जो है ना कवर करना है और उसका जो है ना वेट फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास हो जाएगा इनिशियल वेट. By a gentle slide-way shaking, distribute the test sample as evenly as practicable to a depth of about 5 mm generally. अब हमने अपने सैंपल को जो हमने ग्लास टॉपर्ड वाले उसके अंदर कंटेनर में डाला था, उस कंटेनर के अंदर हम अपने सैंपल को इस तरह से जो है ना जो शेक करेंगे और उसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो इतनी 5 मिलीमीटर की डेप्थ बनाए. ठीक है, इससे ज़्यादा डेप्थ नॉट मोर देन 10 मिलीमीटर. अच्छा, मोस्टली हम यही कहते हैं कि 5 मिलीमीटर, लेकिन अगर हमारे पास डेंस बल्की मटेरियल है तो उसमें ये है कि नॉट मोर देन 10 मिलीमीटर. 10 मिलीमीटर से कम डेप्थ हमने बनानी है. ठीक है, इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उसके अंदर जब हम हीटिंग करेंगे, उसको ओवन के अंदर रखेंगे, तो उसमें जो है ना इजीली उसके अंदर हीटिंग का प्रोसेस हो, इवनली हो. ठीक है, तो हमने जो है ना उसको ऐसे ही नहीं रख देना कि वो ऊपर नीचे उसकी डेप्थ, तो आपने इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीमीटर तक. प्लेस द लोडेड बोतल इन द ड्राइंग चैम्बर. अब ड्राइंग चैम्बर के अंदर जो है ना अपने बॉटल को, जो आपकी ग्लास बॉटल है, उसको प्लेस करना है और उसका स्टॉपर रिमूव कर देना है. स्टॉपर रखना आपने उसी ड्राइंग चैम्बर के अंदर ही है, लेकिन आपने जब ड्राइंग चैम्बर में रखा है तो उसका स्टॉपर रिमूव कर देना है और ड्राइंग चैम्बर के अंदर ही उस स्टॉपर को रखना है. ड्राई द टेस्ट स्पेसिमेन एट द टेम्परेचर एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द मोनोग्राफ. जो भी मोनोग्राफ में टाइम और टेम्परेचर मेंशन होगा किसी भी सैंपल के लिए, तो वो आपने उसी जो है ना टेम्परेचर स्पेसिफाइड जो होगा उसी के मुताबिक उसको रखना है.
Upon opening the chamber, close the bottle promptly and allow it to come to room temperature in a desiccator before weighing. अब जब आपने जो है ना जो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम था उसके मुताबिक उसको रख दिया था, हीट कर लिया, उसके बाद अपने ड्राइंग चैम्बर को ओपन करना है और जो आपकी बॉटल थी जिसका आपने लिड उसकी रिमूव की थी उसको आपने वापस क्लोज कर देना है स्टॉपर से, और उसके बाद उसको अलाउ इट टू कम टू रूम टेम्परेचर। अब ज़ाहिर है उसका टेम्परेचर तो हाई होगा क्योंकि हमने उसको ड्राइंग चैम्बर में रखा था, तो उसको रूम टेम्परेचर तक लेकर आना है डेसिकेटर में डाल के, उसके बाद उसका वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ नोट डाउन द डिफरेंस इन रीडिंग बिफोर ड्राइंग एंड आफ्टर ड्राइंग। अब इसका दोबारा जब हमने वेट फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल वेट। अब हमने इनिशियल वेट से जो है ना फाइनल वेट को मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है। इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ द जो है ना जो भी वाटर लॉस होगा उसका वेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो फॉर्मूलाज है। मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट है, लॉस ऑन ड्राइंग के लिए डिफरेंट है। मॉइस्चर कंटेंट बेसिकली हमारे पास ये होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द ड्राई वेट बेसिस। ठीक है, ड्राई वेट बेसिस की तो के उस पर हम फाइंड आउट करते हैं, और लॉस ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमारे पास होता है वेट वेट बेसिस। Moisture in a solid is determined on a wet weight and dry weight basis. When moisture is determined on wet weight basis, it is called as loss on drying. When moisture is determined on dry weight basis, it is called as moisture content. अब ड्राई वेट और वेट वेट का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मूला में जैसे है मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट। इनिशियल वेट हमारा जो स्टार्ट में था ड्राइंग से पहले वो आप यहाँ पे लिखोगे, उसको माइनस कराओगे फाइनल वेट में से। ठीक है, उसको डिवाइड करना है हमने फाइनल वेट से मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं फाइनल वेट से क्योंकि हम फाइनल वेट से उसको कंपेयर करें, और जो हमारा फाइनल वेट होता है वो होता है ड्राई वेट। इसी वजह से हम इसको कहते हैं व्हेन मॉइस्चर इज डिटरमिन्ड ऑन ड्राई वेट बेसिस। अगर ड्राई वेट बेसिस पे हो रहा है तो ये मॉइस्चर कंटेंट होगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल वेट हमारे पास ड्राइड होता है। लॉस ऑन ड्राइंग में वही फॉर्मूला है, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इनिशियल वेट आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय 100। इनिशियल वेट जो होता है ना वो हमारे पास होता है वेट, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें अभी हमने उसको ड्राई नहीं किया हुआ, बिफोर ड्राइंग है, तो ये है वेट वेट, और फाइनल वेट होता है हमारे पास ड्राई वेट। तो अगर ड्राई वेट से हम कंपेयर करेंगे तो वो होगा मॉइस्चर कंटेंट, अगर हम इनिशियल वेट से कंपेयर करेंगे तो इसको हम कहेंगे लॉस ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो ये आपका था वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स थे। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।